नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। Power on. Bluetooth mode. प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग माधव निदान सत्र शुरू करेंगे, तो आप सभी लोग का स्वागत है। हम लोग श्लोक नंबर 16 देखेंगे। इसमें वार्धक्य शोष के लक्षण बता रहे हैं कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो उनमें शोष होने लगता है, क्योंकि वायु का काल होता है, तो वायु के प्रकोप के सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसी को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। और बुढ़ापे में तो ये होता ही होता है, ज्यादातर सभी लोगों को ये दिखाई देने लगता है, तो हमें इसको समझना चाहिए। और दूसरा बात है कि शरीर में ना, ऐसे में हमें चिकित्सा में यापन ऐसे बताया है कि हमें कुछ ऐसे चिकित्सा देना चाहिए कि मतलब पेशेंट को घी दूध वगैरह जो ब्रीहन करते रहे और यापन करते रहे, ऐसा चिकित्सा कंटिन्यू मिलते रहे, तो फिर वे वार्धक्य शोष नहीं होगा। क्योंकि शरीर में नेचुरल वे से वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना पीना कम हो गया। अब आप देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। 16 नंबर का श्लोक में ऐसा बता रहे हैं कि जरा शोषी कृशो मंद वीर्य बुद्धि बलेन्द्रिया कंपनो अरुचिमान भिन्न कांस्य पात्र हतस्वरः स्थिवति श्लेष्मणाहीनम गौरवारति पीड़ितः सप्रंसुस्रास्य नासाक्षिः शुष्क रुक्ष मलच्छविः। इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे के शोष में रोगी का शरीर जो होता है वो बहुत ज्यादा कृश हो जाता है। जरा शोची कृशो मंद वीर्य बुद्धि बलेन्द्रिया, इसका मतलब यह है कि इसमें वार्धक्य शोष जो रहता है, इसको जरा शोष भी कहते हैं। इसमें मनुष्य बहुत ज्यादा कृश हो जाता है, उसका वीर्य जो है, बुद्धि है, शारीरिक बल है, इंद्रिय शक्ति है। बलेन्द्रिया मतलब इंद्रिय शक्ति जो है बिल्कुल मंद पड़ जाती है। मंद वीर्य बुद्धि बलेन्द्रिया मतलब उसका वीर्य भी मंद हो जाता है, बुद्धि भी मंद हो जाता है। जीरो नहीं होगा लेकिन मंद हो जाएगा। बल इंद्रिय ये सब बहुत ज्यादा मंद हो जाता है। फिर कंपनो और रुचिमान, शरीर हमेशा कांपता रहता है, उसे आहार विहार में रुचि नहीं रहती है। बूढ़े लोग हमेशा देखिएगा कि उनको ये पसंद नहीं होता है, वो पसंद नहीं होता है, तो वो लोग को ना अरुचि बहुत ज्यादा रहती है। और सभी बूढ़े लोग को नहीं है, जो शोष रोगी हैं उनको ही ये होता है। उसी तरह से उनकी आवाज जो है फटे हुए कांस्य पात्र की आवाज की तरह ठठराती रहती है हर समय। रोगी की खांसी जो है भिन्न कांस्य पात्र हत स्वरा, उनका आवाज जो है ना वो हमेशा कांस्य पात्र की आवाज की तरह रहती है। और उनको स्थिवती श्लेष्मणा हीनम, उनको खांसी आती है, सूखी खांसी आती है। और स्त्रोतसों में श्वास स्त्रोतसों में कफ इतना चिपका रहता है कि घंटों खांसने पर भी कफ नहीं निकलता है। फिर बता रहे हैं कि शरीर भारी भारी रहता है। गौरवा गौरवा रति पीड़िता, अरति रहते हैं, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है, मुंह से लार टपकती रहती है। संप्रंसुता,
आज से नासाक्षी मतलब उनके नाक से स्राव निकलता रहता है, आंखों से पानी बहते रहता है। समझ रहा, नास आज से नासाक्षी, नासा से और मुंह से पानी बहता रहता है। उसी तरह से उनका जो मल है वह रुक्ष हो जाता है, शुष्क रुक्ष मलच्छवी, उनका मल सूख जाता है, चेहरा बिल्कुल रूखा सा निस्तेज और ओजहीन हो जाता है। ऐसा सिम्टम्स होते हैं। इसी को टीकाकार ऐसा बताते हैं कि वार्धक्य शोषिणो लक्षणम माह जरित इत्यादि कंपनः कंपयुक्तः, मतलब उनका शरीर में इतना कंपन होने रहता है, जो वार्धक्य जन्य शोष के रोगी रहते हैं। सभी बूढ़े लोगों को नहीं होगा, जो उसमें शोष रोगी है उनको ही शरीर कांपते रहता है। फिर बता रहे हैं कि भिन्नस्य स्फुटितस्य कांस्य पात्रस्य हतस्य दंडादिनेव स्वरो यस्य स तथा। इसका मतलब यह है कि फटे हुए कांस्य पात्र लकड़ी आदि से आहत करने से जैसा शब्द होता है, मतलब कांस्य पात्र टूटा हुआ है, फटा हुआ है, और उसमें लकड़ी से आपने आघात किया तो कैसे आवाज आता है, उस तरह से उनकी आवाज आने लगती है, और वो कुछ अजीब तरह का आवाज होता है। और स्थिवती श्लेष्मणाहीनम, मतलब उनको स्थिवती श्लेष्मणाहीनम इति श्लेष्मणा श्लेष्म हरणाय यत्ने कृत्य न श्लेष्म निस्सरणम। इसका मतलब यह है कि वह कफ इतना चिपका रहता है कि यत्न करने पर भी कफ नहीं निकल पाता है। फिर बता रहे हैं शुष्क रुक्ष मलद छवि रीति, शुष्क रुक्ष यथाक्रम मलद छवि यस्य स तथा। इसका मतलब यह है कि मल और मल जो रहता है वो सूख जाता है, शरीर की कांति शुष्क और रुक्ष हो जाती है, पेट में मल सूख जाता है, गांठें बन जाती है, क्योंकि पेट में भी अग्नि जो है वो अब थोड़ा विकृत हो जाती है, और फिर उनका ना मल की गांठें बार बार बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है पेट का वो विकृत हो जाता है, तो इसलिए मल जो है वो अच्छे से निकल पाता है। फिर मनुष्य का चेहरा बिल्कुल रूखा सा दिखाई पड़ता है, ऐसे वार्धक्य शोषी दिखाई देते हैं। और वीर्य का क्षीण हो जाता है तो मज्जा की क्षीणता होती है, मज्जा की क्षीण होने से अस्थि की क्षीणता होती है, अस्थि की क्षीणता से मेद की क्षीणता, मेद की क्षीणता से मांस की क्षीणता, मांस की क्षीणता से रक्त की क्षीणता, रक्त की क्षीणता होने से रस की क्षीणता, मतलब प्रतिलोम क्रम से सभी धातुएं अपने आप ही क्षीण होने लगती है। और मनुष्य के जो वार्धक्य शोषी रोगी रहते हैं उनमें इतना ज्यादा ड्राइनेस रहता है कि वो शरीर वेट लॉस भी होता है, बहुत ज्यादा सूख जाते हैं। तो आप लोग अपना अपना मत बताइए। आकांक्षा मैम, आपने इस तरह से एनालिसिस किया है क्या, वार्धक्य शोष, जरा शोष? आकांक्षा मैम सुन पा रही हैं क्या? हेलो, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर अभी तो आपने जैसे बताया वैसे कई लोगों को पेशेंट्स दिखते होंगे, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट के हिसाब से जो हमको शोष में आगे चल के फिर ये राजयक्ष्मा की तरफ हम ट्रीटमेंट जाना चाहिए, ये हमको जरूर सोचना चाहिए इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ऐसे पेशेंट्स मिलते ही हैं सर जिसमें आपने जो जो लक्षण बताए हैं, जैसे उनके स्वर में भी डिफरेंस दिखता है, बहुत क्षीण हो जाता है, सारी धातुएं भी उनमें क्षीण लगती हैं, बहुत ज्यादा लिथार्जी रहते हैं, स्किन में भी, क्योंकि क्योंकि मांस का भी क्षय होने लगता है और धीरे धीरे एक एक धातु का क्षय होता है, तो उसमें उनके स्किन पे इफेक्ट दिखता है। और बहुत ज्यादा जो मतलब ओल्ड एज के पेशेंट हो जाते हैं उसमें से जैसे आपने बताया लार टपकना, ये भी सर दिखता है। और धीरे धीरे मतलब कल जैसे हम लोग ने पढ़ा था वो तो खैर व्याधि से शोक से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे एज रिलेटेड जो भी हम पेशेंट्स में देखते हैं सर, तो ऐसे सर लक्षण दिखते हैं सर। और सर और क्या बताऊं मैं, लेकिन ये लक्षण सर दिखते ही हैं इसमें सर पेशेंट्स में। ठीक है, आप जब बूढ़ी हो जाएंगी तो यंग रहिएगा, आप खाने पीने पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जी सर, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर वंदना मैम आप कुछ बताएंगी वार्धक्य शोष पे? जी वैद जी, वात का प्रकोप रहता है तो अमूमन हम लोग के क्लिनिक में जो ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं वो अपने माता पिता को लेकर, या हमारे परिवार में भी जो थोड़े से उपेक्षित होते हैं कहीं आसपास में, तो हम लोग ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर अच्छे से ध्यान दिया जाता है तो इन चीजों से बचाया जाता है। और बिल्कुल जैसे इसके अंदर वर्णन है बिल्कुल वैसे ही होता है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है पेशेंट को, अमूमन यही वो लेकर आता है कि गुटकने में दिक्कत हो रही है, और जो हाथ हैं वो भी रुक्ष होते हैं, पेशेंट को वीकनेस फील होती है कि वो अल्जाइमर जैसे मतलब कुछ कुछ डिमेंशिया टाइप की चीजें कि भूलने लग जाते हैं वो। और कोई ज्यादा एज के होते हैं जैसे 76 या 80 प्लस,
तो उनमें हाथ कांपने का और ये सब होता है। एनोरेक्सिया यानी कि जो भूख ना लगना है, ये तो एक छोटी सी वो है, क्योंकि सलाइवा ही नहीं होता उनके, तो जो भी वो खाते हैं अच्छे से मुंह से ही नहीं पचता। तो जो हम डाइजेशन हम लोग कहते हैं कि मुख से ही स्टार्ट होता है, तो पेशेंट का जो डाइजेशन कमजोर होता है। और उसके बाद जो वॉइस की बात है कि फूटे कांच से पात्र के शब्द के समान, तो वैसा भी कंपेयर कर सकते हैं, पर अमूमन जो आवाज है वो ऐसी लगती है जैसे किसी गड्ढे से आ रही हो, बहुत कहीं किसी गड्ढे से उनकी आवाज आ रही हो। पर अगर ये भी देखा है कि अगर एज रिलेटेड मतलब समय पर अगर चेत जाते हैं बहुत से लोग कि थोड़े बहुत चेंजेस आने के पर ही अगर सजग हो जाएं, तो काफी चीजें डिले डिले हो जाती है। जी वैद जी। जी। और डॉक्टर अंजना मैम, आप कुछ बताएंगी? अंजना मैम, अंजना मैम नहीं है। और कोई बताना चाहते हैं? नमस्कार, सभी लोग को प्रणाम। हाँ सर, ये तो बहुत आज भी जो है प्रैक्टिकली हम लोग सब देख ही रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या होता है, वृद्धावस्था जब आती है तो धातु क्षय तो होता ही होता है। अब वो धातु क्षय कितनी तीव्रता से हो रहा है, इस पर ही हम लोग को नियंत्रण करना रहता है। अगर हम प्रॉपरली उसको ट्रीटमेंट देंगे, या प्रॉपरली वो जो रसायन वाजीकरण का जो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे से बताया गया है, स्पेशली रसायन सेवन के लिए, तो वो जो हमारी थेरेपी है, स्पेशली जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे दूध के लिए, रस धातु के वर्धन के लिए, जो भी द्रव्य है, जो भी एक पौष्टिक आहार है, जो भी एक आहार कल्पना हमारे शास्त्रों में बताई गई है, तो धातु का क्षय हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं जो उसके सिम्टम्स आते हैं वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकते हैं। और पेशेंट का मनोबल जो होता है वो थोड़ा सा उत्तम रहता है, या कहना चाहिए कि सत्व जो होता है थोड़ा मजबूत रहता है। अगर हमने उसका जो है उपेक्षा की, जहाँ प्रॉपरली उसको डाइट नहीं मिली, प्रॉपरली उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिला, प्रॉपरली उनके साथ बात नहीं हो पाई, या उनका मन जो है वो स्थिर नहीं रहा, तो ये धातु क्षय बहुत ही तीव्रता से देखने को मिलता है। और जहाँ धातु क्षय होने लगता है जरावस्था में, फिर वहां पे अन्य व्याधियां, क्योंकि ये तो हमने देखा ही है कि जहाँ खावे गुण मिलेगा वहां पे जो है दोष दूसरे समोचना हो जाएगी। तो ये सबसे पहले जो बाधक के सोच की बात की है, बहुत ही एक उनकी जो हमारे आप उपदेश है, हमारे शास्त्र में जो वर्णित ये वाक्य है या ये सूत्र है, रियली उनकी कितनी स्पेसिफिक या कितनी अमूल्य वो रही होगी, निधि रही होगी ये तो हमारे लिए, कि उन्होंने वहां पर ही, ये कहीं नहीं मिलता कि वार्धक्य शोष, उन्होंने पहले ही बता दिया कि जब वार्धक्य होगा या उस समय की अवस्था में जो है शोष अवस्था हो सकती है, तो वहां पे आपको पहले से ही उसके लिए निदान अवस्था उन्होंने बता दी कि निदान को रोकना होगा, और हमें कैसे कैसे उनकी रस धातु पर कार्य करना होगा, धातु क्षय को तुरंत रोक के उनको ठीक करना होगा। तो इन पंक्तियों से तो सर इतना भी क्लियर हुआ मुझे, मैं थोड़ा लेट ही ज्वाइन की थी आप लोग को, लेकिन अच्छा लगा, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। पेशेंट्स देखे हैं आप लोगों ने ऐसे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम। सेम ऐसे ही एक सब आपने जरासेस के जो लक्षण बताए ना सर, वो सब मेरे सामने घर पे एक दादाजी रहते हैं, उनको पूरा ये है। लेकिन मैंने सर उनको पहला आपने बोला ना दीपन पाचन करके वगैरह ऐसे किया था, तो पहले से पहले बहुत पांडुता भी थी उनको, और वो क्या बोल रहे थे गले से आवाज भी बाहर नहीं आती थी, ऐसे लिप मूवमेंट रहती थी, और कॉन्स्टिपेशन भी बहुत था पेशेंट को। तो मैंने बस्ती चालू की थी दीपन पाचन करके, उसके बाद एक वसंत कल्प भी चालू किया था पेशेंट को। तो अभी पहले से इम्प्रूवमेंट है सर, लेकिन इसमें जो जराश्वास में बोला है ना लाला स्त्राव और कंप हाथ पैर में थोड़ा सा कंपन रहता है, और पेशेंट को जो स्पाइन है उधर पेन्स रहता है, क्योंकि दिन भर वो बेड रिटर्न है लेटे रहते थे उसके वजह से। लेकिन पहले से ही उनको बहुत इम्प्रूवमेंट है, मानो पांडुता इतनी थी, और रात भर इतनी खांसी थी उनको, रात भर वो खांसते थे, लेकिन अभी खांसी नहीं आती, क्योंकि उनको जो बस्ती किया है ना सर, उनको मोशन अच्छा होता है। उनकी जो पत्नी बताती है हमको कि पहले से बहुत बेटर है। तो सर इसमें और अच्छा क्या दे सके कि वो जो लाला।
ये अपना बस्ती पढ़ा है आपने? सर पढ़ाया लेकिन समझा नहीं वो मुझे, मैंने चरक में पढ़ाया लेकिन मुझे समझा नहीं ठीक है, उसमें क्या आप था। डॉक्टर नवीन जोशी सर को एक मैसेज करिए कि ये अपना बस्ती पे लेक्चर अरेंज करें, मैं डेली पढ़ाऊंगा ये अपना बस्ती, उसका ठीक है, प्रैक्टिकल। मैं हाँ ठीक है सर, मैंने पढ़ा लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया वो ठीक है। सर। ठीक है, मैं जोशी सर को फोन कर देती हूँ। ठीक है ठीक है, सर। हाँ, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है क्या? कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने तो इतने पेशेंट देखे होंगे वार्धक्य शोष के। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। जी सर, पेशेंट तो दिखते ही है, पर मैंने मेरे दादाजी को भी देखा है सर, जो कि 97 एज में गए हैं। काफी मतलब जो हम अभी कैसे है ना कि हम इतनी एज के पेशेंट देखते भी नहीं है बहुत बार, पर मैंने उनको 97 एज तक देखा। अभी 6 साल पहले उनकी डेथ हुई थी सर। कोई भी बीमारी नहीं थी, पर जैसे आवाज। वो किसी को पहचान नहीं हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो जैसे वो कम हो गई थी सर, उनकी बुद्धि भी, इंद्रिया की शक्ति भी, जैसे सुनाई कम देता था। और खाने में अगर खाने के लिए बोलो तो वो खाना नहीं खाते थे ठीक से। उन्हें मुझे नहीं खाना बोलते, पचता नहीं था उनको। पूरी जैसे हड्डियां, हमने जैसे उनको एकदम हट्टा कट्टा, एकदम टॉल थे और फेयर थे एकदम, तो ऐसे देखा हुआ था। पर उसके बाद का जो एक था ना, उनका पूरा हड्डी हड्डी दिखने लगा था पूरा बॉडी। और आवाज भी काफी चेंज हुई थी, मतलब पूरे लक्षण मिलते जुलते हैं सर इसमें से। तो ये कुछ हम उनको खाने के लिए दे तो हाथ में ऐसे पूरी कपकपी रहती थी, मतलब ग्लास उठाना या फिर कप उठाना या फिर खुद के शर्ट्स के बटन लगाना। ये थोड़ा सा जो चीजें करते थे तो उनमें भी प्रॉब्लम आती थी। पर बाकी बीमारियां कुछ भी नहीं थी सर। तो 97 एज तक उनको हमने देखा है सर। और ये सब सब सिम्टम्स देखे हैं मैंने, उनमें खुद होके देखे हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है क्या? देखिए सब लोग अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। अवंतिका सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? अवंतिका जी सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर कन्वल देओल मैम, पवन जी, आप लोग बताइए कुछ। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर। जी सर, सब लोगों ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाकी मैं तो ऐसे देखने में आया है, जो बुजुर्ग लोग है ना, जो मतलब लोग हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, खाने पीने में जिनका खाना पीना डाइट अच्छा रहता है, उन लोगों में तो ये सिम्टम बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और आजकल तो मोदी सरकार की वजह से ना बहुत बुजुर्गों में ये सिम्टम कम देखने को मिलते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना, उनको पेंशन मिलती है तो अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखते हैं। कई बुजुर्ग तो ना बादाम बदाम, ये च्यवनप्राश, ये वाली चीजें ना रखते हैं अच्छे से संभाल के। और जो ऐसे खाते हैं तो उनमें तो ऐसे लक्षण देखने को मिलते नहीं है। जो गरीब लोग हैं, जिनका गुजारा मुश्किल से ही चलता है, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, उन लोगों में ये लक्षण सर जल्दी आते हैं। जी बहुत सारे लोगों में काफी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। और जो लास्ट तक भी, वैसे तो हमारे हरियाणा में तो बहुत सारे सॉन्ग भी इसके ऊपर बने हैं। गई जवानी आया बुढ़ापा, डगमग डगमग नाड़ हिले, मतलब गर्दन डगमग डगमग, वो कंपन सी होती है। तो ये तो मतलब हर किसी के घर में ही देखने को मिलते हैं, जिन बुजुर्गों की एज ज्यादा होती है, 85 80 90 साल तक के हो जाते हैं। तो ये सारे लक्षण आंखें अंदर की तरफ धस जाना, स्किन उनकी ढीली छूट जाना, बैकबोन टेढ़ी हो जाना, कॉन्स्टिपेशन उनको रहना। बूढ़ों को तो अक्सर एक ही टेंशन ज्यादा सताती है, अगर उनको मोशन अच्छे से आ जाए और भूख अच्छे से लग जाए तो बूढ़े खुश रहते हैं। एक दिन भी अगर उनको मोशन ना आए और नींद ना आए तो मतलब वो अपने आप को बीमार समझने लग जाते हैं। दिमाग भी सर, जैसे बच्चों वाला कहते हैं ना, बूढ़े का दिमाग बच्चों जैसा हो गया, वो बच्चों जैसी हरकतें भी करने लग जाते हैं। ये सभी जगह देखने को सर मिलते ही है। और जो जिनमें ज्यादा हेतु रहता है, जो स्मोकिंग वगैरह, जो बुजुर्ग ज्यादा स्मोकिंग के उसमें रहे हैं, तो उन लोगों में तो ये खांसी और ये और मतलब सिम्टम बहुत जल्दी आते हैं। और जिन्होंने सर जवानी में ज्यादा अच्छा डाइट लिया, और कई लोग ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसका एक कारण है। जब से बुढ़ापा आता तो उनका खाना पीना स्नेहन, हमारा हरियाणा का कल्चर तो सारा सर दूध घी से ही है, क्योंकि हम दूध घी खा के ही बड़े होते हैं। और फिर वो थोड़ा सा भी बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, तो उसका खाना पीना सब बंद कर देते हैं। वो इतनी अंदर रुक्षता हो जाती है
और इतना ज्यादा प्रकोप, वात का प्रकोप तो ऑलरेडी होता ही है, स्नेहन वहाँ होता नहीं, और ये सिम्टम बहुत जल्दी आते हैं। पवन सर एकदम सही बोल रहे हैं बात कि अमूमन जितने भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डूज एंड डोंट्स फॉलो करते हुए सबसे पहले दूध और घी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। अभी जी 2-2.5 मैम, साल के लिए मेरी अब मदर इन लॉ ने मैं ये कहता हूँ मैम, अब ये देखो हमारा शरीर तो ऐसा है, जैसा शरीर आप बनाएंगे ना। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हमारा देखो शरीर तो एक ऐसा है मैम, जैसे भी इसको अडेप्ट कराएंगे वैसे ही बन जाएगा। अब जैसे लोग जो लोग शुरू में हमारा भी कसूर है, हम मॉडर्न मेडिकल साइंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। हम मॉडर्न मेडिकल साइंस कहाँ, फॉरेन कंट्री वालों ने लिखा है, और वहाँ दूध घी का कल्चर है ही नहीं, वहाँ नॉन वेज का कल्चर है। वहाँ की कोई दूध घी खाएंगे तो वो लोग मतलब अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, और हमारा दूध घी का कल्चर है, अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो हम उस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये तो मतलब हर उसी जो हम सीखे हैं ना, जो नई नई पीढ़ियाँ, ये घी बंद कराना, स्नेहन बंद कराना, और अब तुम्हें कुछ नहीं खाना, सिंपल सिंपल, ये इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। हाँ जी। और अभी मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि ना 2-2.5 साल माता जी का फॉलोअप चल रहा था एम्स से। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा भी चलती थी, लेकिन बेसिकली वो वहां पर क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर उनके हुए थे, और जो हमारे फादर इन लॉ है वो भी वहीं पर थे, तो उनका भी कभी कभी फॉलोअप चेकअप के लिए उनको ले जाते थे ब्रदर इन लॉ। और वहाँ के डॉक्टर्स ने उनका पूरा घी वगैरह सब बंद कर दिया। तो 2-2.5 साल के बाद से फिर वो अम्मा जी के एक्सपायर होने के बाद वो उधर आए हैं। और हम बीच बीच में जाते थे तो बोलती थी मैं कि अब घी नहीं ले रहे बिल्कुल, ये क्यों? बोले कि बंद करा हुआ है मेरा। और बिल्कुल एकदम सच में बिल्कुल ड्राई हाथ पैर, एकदम ड्राई और अजीब। 76 ईयर्स के हैं वो, और बहुत ही फास्ट चलने वाले बिल्कुल एकदम थे। यहाँ पर घर का दूध आता था उनका, तो दोनों हस्बैंड वाइफ दूध पीते थे, मतलब हम सभी पीते थे उनका लाया हुआ दूध, और घर का ही घी निकलता था। तो इसका बहुत फर्क पड़ता है कि जो डाइट आजकल बताई जाती है बूढ़ों को कि मत खाइए, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये करिए मत, वो नॉर्मल डाइट में जैसे नॉर्मल घी लेते रहते हैं उतना भी अगर लेते रहें, और बहुत ज्यादा डूज एंड डोंट्स उनके ऊपर ना लगाए जाएं, तो अमूमन जो है वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ गुजारते हुए, बहुत अच्छे से भजन पूजन करते हुए वो अपने शरीर को छोड़ते हैं। वो मेरे परिवार में मैंने अपने चाचा डैडी वगैरह सबको, पिताजी को सबको देखा कि बिल्कुल रिंकल फ्री फेस उनका रहता रहा जाने के पहले तक, और बहुत आराम से मतलब चले गए। कोई डिजीज है तो बात अलग है, लेकिन 86 अब 96 के मेरे चाचा हैं, और वो लोग सब अपना यही डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं बस, और एक्सरसाइज योगा। तो लगता ही नहीं है, देख के उनको लगेगा जैसे लेट 60s के होंगे या ऐसे। तो इसका बहुत फर्क पड़ रहा है कि आजकल जो डाइट है वो नहीं है। लेकिन अगर उपेक्षित हैं या नहीं इतना मतलब कर सकते हैं कि वो खाएं, या वो उनको कोई और बीमारी है और उसकी वजह से डूज एंड डोंट्स बता दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे बिल्कुल यही सारे साइन सिम्टम्स लेकर पेशेंट जो है वो क्लिनिक में आते हैं, या अपने माता पिता को लेकर आते हैं। जी मैम एक्चुअली पहले हम लोग देखते थे कि हमारे जो सारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वो अपने काफी मतलब बहुत अच्छी तरह से खान पान रहता था, दूध दही दूध और घी का सेवन ये अधिकतर हमेशा रहता था। मतलब मैंने पर्सनली मतलब दादी जी को देखा है, तो उनका समझ लीजिए वो रोज मतलब सर्दियों में कम से कम 3 महीना जब यहाँ पे यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो वो सुबह से लेके बैठ जाती थी और अपने समझ लीजिए आधा आधा घंटे अपने तेल की मालिश करती थी, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि तेल की मालिश करना मतलब हमारे यहाँ कहीं ना कहीं पहले से ही आयुर्वेद का प्रचलन चलता आ रहा है, और ये दिनचर्या जो हमारी पहले से कहीं ना कहीं हमारे जैसे दादी जी का बटुआ हम बोलते हैं अपने के घर में ही बहुत सारी औषधियां ऐसे होती थी जिससे पहले मतलब डॉक्टर के पास जाने की बहुत कम जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए वो वहां पे मतलब उस तरीके से स्नेहन करना, मतलब उनका डेली उस तरीके का नित्य 1 घंटे अपने शरीर की मालिश करना रोज। मतलब वो हर्रे जो होती थी वो रोज चबा चबा के हर्रे खाती थी ताकि बोलती थी उससे भूख बढ़नी चाहिए हमारी।
तो मतलब वो हर एक चीज का इतना ध्यान, च्यवनप्राश मतलब उनका च्यवनप्राश मतलब ठंडियों में खत्म नहीं होना चाहिए था, सुबह उठ के सबसे पहले 1 चम्मच च्यवनप्राश लेती थी। तो जिन लोगों को कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद कहीं ना कहीं से जो पहले घर में अपनाया गया है और बहुत सारी दिनचर्या का रूटीन इस तरीके से आया है, तो उन लोगों का जो हम देखते हैं मतलब वार्धक्य जो है ना, तो ये वहाँ पे इतनी तकलीफें नहीं होती है अपेक्षा जो अभी हम लोग देख रहे हैं अपने ओल्ड एज मतलब पेशेंट्स में, या हम घर पे भी देख रहे हैं, तो उनमें ये चीजें ज्यादा अधिक देखने के लिए मिल रही हैं। और जब तक अगर हम लोग ने यहाँ पे सही समय पर रसायन वाजीकरण का उपयोग किया, वाजीकरण इसलिए ताकि जैसे सर ने बताया कि शुक्र की वहाँ पे कमी होती है, तो शुक्र से जो अनुलोम क्षय की तरफ जो पेशेंट्स जाता है, तो वहाँ पे अगर हमने इस तरीके के रसायन और वाजीकरण का उपयोग सही समय पे करते हैं हम ओल्ड एज पेशेंट में, तो हम बहुत हद तक ऐसे कॉम्प्लिकेशन से दूर रह सकते हैं पेशेंट्स में। जी सर। बिल्कुल सही बोला कांसू मैम। और हम सबको ये करना चाहिए, अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा ऑयल लेके उनके पैरों में हाथों में अगर लगा देते तो उनको स्नेहन तो होते ही, साथ में एक सुख मिलता है और वो बड़े खुश होते हैं कि बड़ी हमारी देखभाल हो रही है बिल्कुल बड़ी अच्छी बिल्कुल से। मैम, बहुत पसंद जी होता है उन जी लोगों को। मैम। जी मैम। जी डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलेंगी इस पर, वार्धक्य शोष पे? डॉक्टर मनीषा मैम। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सभी को। जी सर, मैम ने बहुत अच्छा बताया, पाठक मैम ने। और बुजुर्गों की देखभाल ही उनके आयुष्य का सबसे बड़ा बढ़ने का कारण होता है। देखभाल और इग्नोरेबल हम जो रख देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां, और मॉडर्न युग में जो औषधियां का सेवन और खान पान जो बताया जाता है, सारी चीजें बंद करा दी जाती हैं जो पौष्टिक चीजें हैं, तो उससे तो कृशकाय हो ही जाता है शरीर। सर, एक इधर पूर्वांचल में बहुत अच्छी प्रथा है कि उनके शरीर की, बुजुर्ग जो होते हैं उनकी मालिश प्रतिदिन किया करते हैं लोग। महिलाएं जो होती हैं अपने बड़े बुजुर्गों की रात में मालिश करती थी, वो बहुत अच्छी प्रथा थी। लेकिन अभी इस समय में, बदलते समय में ये हो गया कि अब उसको एक दकियानूसी पना रख दिया गया और उनको इग्नोर कर दिया गया, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी से गिरते जा रहा। खान पान में भी बुजुर्गों को देखा जाता था कि सुबह वो पौष्टिक आहार लेते थे, दूध दही, हर एक घर में गाय भैंस बंधी रहती थी। आजकल तो सर दूध दही कहाँ से लेंगे? पूरे गांव में ढूंढो तो गाय ही नहीं रहती है, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, गाय ही नहीं पाल रहे हैं, तो कहाँ से दूध दही और घी आएगा? ये सबसे बेसिक चीज सोचने वाली बात भी हो गई है। तो हमारा जीवन ही शुरू था इस पारंपरिक व्यवस्था से कि गौ पालन, और गाय की वजह से ही हमको दूध दही घी गौमूत्र और ये गौमय जैसी चीजें प्राप्त होती थी। तो सब व्यावसायिकरण हो गया है, इसलिए स्वास्थ्य पे भी असर आया है, हम लोग सब मेडिकेटेड होते जा रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छी चीजें बताई गई और उसको परंपरा में लाई गई थी, भला ही लोगों को ज्ञान नहीं था आयुर्वेद का। तो इस चीज को फिर से अब अपनाएं, यदि हम आयुर्वेद वाले तो खैर करते ही हैं, लेकिन हर व्यक्ति को यदि अपनाया जाए और मॉडर्न वाले भी इसको अपनाएं, तो लोगों में बहुत सी व्याधियां कम हो जाए। और ये कोलेस्ट्रॉल और इस सब चीजों की जो परेशानियां आ रही हैं, लोगों की लाइनें लगी रह रही हैं हॉस्पिटलों में, आईसीयू में बुजुर्ग पड़े रह जा रहे हैं, जबकि घर में बहुत अच्छी सेवाएं होती थी पहले, लोगों की संवेदनाएं मिलती थी। तो संवेदना शून्य हो गए लोग, इसीलिए इतनी ज्यादा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अनबैलेंस आ गए सर। तो मेरा तो यही कहना है कि हम भी अपने बुजुर्गों को उसी तरह से देखभाल करें, और आगे आने वाली पीढ़ी देखेगी तो करेगी। लेकिन इसके साथ यही है कि हमको ये सारी पौष्टिक चीजें मिलें कहाँ से, ये प्रश्न उठता है। ये हम हर चीज तो, सब चीज मिलावट मिल रहा है, क्योंकि हम उस चीज पे रूट पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम गाय नहीं पालते हैं। और मेरे तो इन लॉ थे सर, तो मैं, वो दूध नहीं पीते थे, तो उनको एक बार अटैक आया था, पैरालाइज भी हो गए थे, ट्रीटमेंट दी थी, मैं ही दी। मैं बनारस में भी काफी समय तक 3-4 महीने वो एडमिट थे, नहीं रिकवर हुआ, फिर लाके दी तो खड़े हो गए, चलने लगे। लेकिन उनके साथ ये था सर कि वो दूध बाहर का पीते ही नहीं थे, और हम लोगों को भी डांटते थे कि बच्चों को ऐसा दूध पिला रहे हो, तुम लोग जानते हो इसमें क्या है, क्या मिला है? तो फिर गाय पाली और गाय का दूध मैं खुद लगाती थी और उनको दूध देती थी, बच्चों के लिए भी काफी समय। लेकिन व्यस्तता की वजह से फिर नहीं कर पाई मैं, 7-8 साल रखी।
लेकिन रखना चाहिए। हर एक हमारा एक नियम बन जाए यदि हर वैद्य के सानिध्य में या वो किसी के थ्रू गाय भी रखवाए तो इसका बहुत हद तक हमको लाभ मिलेगा सर। बेसिक चीज पे तो मैं यही ध्यान देना चाहूंगी कि हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन पाए कहाँ से, हम मिले कहाँ से, ये था सर प्रश्न। मैम ये पता क्या बात है, जहाँ ज्यादा वेस्टर्न कल्चर जहाँ पे फॉलो हुआ तो वहाँ ये प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिल रही है। हमारे हरियाणा का भी कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ आज भी इतना वेस्टर्न का इतना वो नहीं, और वहाँ के जो बुजुर्ग है ना हट्टे जी कट्टे है, जहाँ पे आर्य समाज का ज्यादा प्रचार प्रसार रहा ना, वहाँ जी लोग जी अभी भी ऐसे व्यायाम करते हैं, बुजुर्ग भी और बच्चे भी। सामूहिक परिवार रहता है, सब एक साथ रहते हैं तो उनमें मैम काम भी बढ़ जाता है। जी हमारा में हरियाणा में रोहतक, हिसार और ये जींद एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, मतलब 3-4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे है, वहाँ वेस्टर्न का इतना फॉलो नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। और उन लोगों वहाँ के जो बुजुर्ग है वो दूध घी और इतने हट्टे कट्टे, चेहरे पे तेज, ये ज्यादा, और ये धीरे धीरे कल्चर दोबारा आ रहा है मैम। जैसे चंडीगढ़ में लोग क्या करते हैं, जो बुजुर्ग लोग, उन्होंने आसपास के ना खेतों को हायर कर लिया बुजुर्गों ने, और वो अपने उनको दे देते हैं, अपने किसी को दे के लेके उनसे रेंट पे, खुद मॉर्निंग में जाते हैं वहां पे, थोड़ा बहुत वो सब्जी भी अपनी ऑर्गेनिक उगाते हैं और जी दूध जी वगैरह गाय। हाँ ये चंडीगढ़ में स्टार्ट हो गया मैम, मतलब चंडीगढ़ के आसपास की जो जमीन है ना, एक एक जी दो दो जी किला जो जमीन बुजुर्ग लोग आजकल ले रहे हैं, और वो जाते हैं मॉर्निंग में वहाँ एक्सरसाइज भी, खुदाई वगैरह, और ऑर्गेनिक वो अपना फूड भी ले आते हैं, और वहाँ के किसानों को भी बेनिफिट हो रहा है। ये मतलब एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ है हमारे इधर। जी वो न्यूक्लियर फैमिली जो होती गई ना, उससे ये सारी चीजें वंचित होती गई और रेडीमेड पे आ गए, रेडीमेड डिब्बा पैकिंग पे आ गए, तो इतनी सारी व्याधियों को लिए। नहीं तो हमारे तो जीवन शैली में ही आयुर्वेद था, हमको तो पूरी शैली थी, हमारी जीवन जीने की कला ही थी आयुर्वेद के साथ। और लेकिन वेस्टर्न जी हरियाणा में तो और भी ऐसा है, जैसे सर्दियाँ आती है ना, मेथी के लड्डू बनाना, और ये जैसे वो बनाना, हम सांदा बोलते हैं उसको, उसमें बादाम डालते हैं, गोंद डालते हैं उसमें, और ये बेसन डालते हैं, और ये सारी चीजें मिक्स करके ना, ड्राई फ्रूट हो गया, और उसको घी में भून के वो बुजुर्ग लोग वो खाते हैं। काली मिर्च हो गया उसमें, और ये गिरी, खोपा गिरी जिसको बोलते हैं ना, नारियल की गिरी हो गया, जी बादाम हो गया नहीं सर, उसमें, वहाँ उधर हो तो गया है ये। अभी भी घी का सेवन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन और बेसिक क्या है कि वहाँ घी भैंस का ज्यादा अवेलेबल होता है, फिर भी वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो है तो वहाँ घी बहुत ज्यादा लोग खाते हैं और उनकी आयु भी अच्छी है, अच्छा लंबा मैम जीते हैं। प्योरिटी तो है ना, मतलब भैंस का भी खा के हम ना अडेप्ट हो रहे हैं ना, वो लोग खा जी खा के, जिन्होंने भैंस का खाया तो वो अडेप्ट तो उसी चीज का ही हो रहे जी हैं। जी जी गाय का तो इतना नहीं बन पाता, क्योंकि गाय के दूध में ना घी बहुत बहुत कम होता ज्यादा है जी क्वांटिटी में, तो हाँ राजस्थान में तो मिल जाता है, क्योंकि राजस्थान में गाय बहुत ज्यादा है, जी पर उसका घी आजकल कोई बेनिफिट भी नहीं है, वो संस्कार ही नहीं मिलता मैम। घी बनाने नहीं के लिए मिलता। अग्नि संस्कार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर वो अग्नि संस्कार होता ही नहीं, उसको क्रीम के तरीके से बनाते हैं, उसकी वैल्यू ही जी नहीं रहती उसकी। जब तक संस्कार दूध को अग्नि का नहीं मिलेगा, घी प्रॉपर बन ही नहीं सकता, और वो घी मतलब उसकी वो क्वालिटी हो ही नहीं सकती। तो इसमें यही प्रश्न आता सर कि जब तक हमारी जीवन शैली वही उसी प्रथा से जो ऋषियों के द्वारा बनाई गई थी वैसे यदि ये नहीं बना, तो ये सारी चीजें डिब्बा पैकिंग में ही मिलती रहेगी और हम ऐसे ही सिर्फ कागजी उसमें पढ़ते रहेंगे, लेकिन मूलभूत चीजों पे हम नहीं आ पाएंगे। तो हमारी परिवार की व्यवस्था जो विकृत हुई, तो तभी से हमारे स्वास्थ्य में भी ये सारी चीजें परेशानियां आने लगी। और शारीरिक तो जो आती है वो चल जाती है, लेकिन मानसिक परेशानियां ज्यादा आ रही हैं अभी लोगों को, बिखरते परिवार के। तो परिवार की महत्ता जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये सारी परेशानियां आती रहेंगी। और अपने गोधन को जो विशेषता दी गई थी, हमारा गोधन है ये, तो गोधन को नहीं माना गया और सेवा नहीं करते हैं, गोबर नहीं करेंगे, दूध नहीं निकालेंगे, ये सब चीजें कर देंगे, तब तक मुश्किल है सर, घी तो नहीं मिलना है। जी सर। जी सर, अपने कमेंट्स देंगे और लोग कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, डॉक्टर रवि कुमार सर। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए आप अपना कुछ मत। सर जैसे अभी सभी मैम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि हमें जो भी वृद्ध लोग होते हैं उनका क्यों
पहले के उनके इतनी अच्छी लाइफस्टाइल थी कि वो सभी कुछ नेचुरल यूज करते थे, और जितना हमारी लाइफ के जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं उसमें अडल्ट्रेशन जितने आ गए हैं उतना ही ज्यादा ये वार्धक्य के शोष की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो भी खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मिलावट है और उसके अलावा उतना प्रॉपर तरीके से ले भी नहीं रहे हैं। तो सर जो भी मैम ने कहा है सबसे अच्छा एक ऑप्शन ये है कि हम लोग अपने जो भी वैद्य हैं वो इस चीज पे थोड़ा सा अगर कर सकें कि अपने यहाँ एक गाय का किसी के या तो रख सकें या फिर उनके अंडर में कहीं पर कुछ ऐसा हो सके कि वो एक गाय पाले और उससे जो भी प्रॉपर प्योर घी और दूध वगैरह मिले, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो आगे आने वाले हमारी पीढ़ियां हैं उन लोगों को एक प्योर मतलब मिल सके कि उनको मालूम तो हो कम से कम कि प्योर घी दूध क्या होता है, क्योंकि आजकल जो जितना ज्यादा मिल रहा है हर जो ब्रांड मिल रहा है सब में ही बहुत ज्यादा अडल्ट्रेशंस होते हैं और प्योर तो कोई चीज मिलती ही नहीं है, और यही सब वार्धक्य शोष के कारण बन रहे हैं। आगे मतलब बच्चे भी इतनी जल्दी ही क्यों बीमार पड़ रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रही हैं कि अडल्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हैं हर चीज के अंदर। तो सर ये बहुत अच्छा मैम ने एक ऑप्शन रखा कि सभी जो वैद्य लोग हैं वो चाहे तो अपना नेचुरल किचन गार्डन भी डेवलप करें और एक अपना जितना भी हो सके एक गाय का पालन करें। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन मुझे लगा, तो इस पे हम देखते हैं, वर्क करती हूँ मैं। यस सर। और एक बात और देखने को मिली मैम, जैसे संतति पैदा होगी, अब कोई भी जो लड़कियां हैं आजकल की जो बच्चा पैदा करती है, हमारा पहले क्या कल्चर था, दूसरे महीने में ही घी देना माता स्टार्ट कर देती थी, दूध में घी डाल के देना और ऐसी चीजें खाना। आजकल ये पिज्जा बर्गर जितना मर्जी खिला दो, घी दूध से इनको ना वोमिटिंग होती है। दूध भी पिएगे ना उसमें वो प्रोटीन वाला जो मलाई उतार के वही पिएंगे, मलाई तो उनसे खाई नहीं जाती। हाँ सर, तो यही जो चीजें हैं ये बचपन से ही डालनी पड़ेंगी। जो अभी जो लेटर एज में बच्चे पहुंचेंगे उनको बचपन से इस चीज की आदत डाली जाए कि वो घी दूध उनको लेना है, मतलब घी उनकी डाइट में एड ऑन होना चाहिए। ये सब चीजें अभी से उनको डाली जाएंगी तभी वो जाके ओल्ड एज में उस चीज को फॉलो कर पाएंगे और आगे भी इस परंपरा को आगे लेके जाएंगे। वो अगर अभी से नहीं सीखेंगे इस चीज को कि घी दूध का क्या महत्व है और क्यों दिए जाते हैं ये, तो वो आगे कैसे फॉलो करेंगे। तो वही है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है हमें उसे सिखाना है, तभी वो हमारी इस परंपरा को आगे लेके जा पाएंगे। यस सर। और किसी को कुछ बोलना है? मोनिका मैम, डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी। उसमें अवेयरनेस भी नहीं है ना। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को IBS था, वो अपनी वाइफ के साथ आया। उन्होंने ना, मैंने बोला इसको घी दो, और जबकि उनका घर का घी होता है। कहते नहीं डॉक्टर साहब घी तो गर्म है। मैंने कहा घी किसने गर्म है, कैसे गर्म है? मैंने कहा घी तो ठंडा होता है, बल्कि इसको। फिर मैंने उसको नेट से निकाल के वो पढ़वाया। उसने बच्चों का भी घी बंद किया हुआ था, उसमें घी का स्पेशल नेट पे भी यही लिखा हुआ था जो हमारे आयुर्वेद के अनुसार घी ये शीतल ठंडा होता है और ये गर्मी में ही खाने का उसका ज्यादा निर्देश दिया गया। तब उसने मतलब वो बात को समझा और वो कल ही प्रॉमिस करके गई, मैं अपने बच्चों को भी और उसको, उसके हस्बैंड को IBS का इतना ज्यादा प्रॉब्लम था, वो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती थी, तो वो कल से मैंने बोला उसको। और जैसे हम ना अवेयर लोगों को करें ना, तो इसमें हाँ बहुत सर, ये ज्यादा। वाले तो कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि डिजेनरेटिव चेंज के पेशेंट आते हैं उनको मैंने दिया एक 1 मंथ का जो पंचकर्मा करके उनको पेन ठीक किया, लेकिन आगे डिजेनरेशन ना हो तो इसके लिए मैं उनको घृत साथ में बोलती हूँ कि आप मेडिकेटेड नहीं खा सकते तो कम से कम प्योर घी खाइए, नहीं तो मेडिकेटेड अगर आप खा पा रहे हैं। उनको ये क्वेश्चन होता है कि मैम प्योर मिलेगा कहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैम प्योर देसी घी तो कहीं नहीं मिल रहा, प्योर गाय का घी तो कहीं मिल नहीं रहा। तो जब तक नहीं तब तक आप अपना जो हमारे मेडिकेटेड हैं जो भी हमारे गोकुल तिक्त घृतम या फिर जो भी है वो आप कंज्यूम करिए, नहीं तो जहां से आपको मिले कि वहां से अपने गाय पालिए, उसका दूध निकाल के फिर उसका अपने घर के लायक तो कम से कम आप क्रिएट कर ही सकते हैं। तो मेरे कई डिजाइनर्स के जो चल रहे हैं बैक पेन के पेशेंट्स उन सबको मैंने घृत बिल्कुल कंपलसरी दिया हुआ है बाद में। जी यस सर। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर आप बताइए सर, और मोनिका मैम आपने हैंड रेज किया है। सर मेरे को ये पूछना था कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जो मैं सोच रही थी कि मैं अपने सभी फेलो वैद्य से पूछूं कि कितनी क्वांटिटी आप पर डे प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को,
मतलब जब शोधन कराना है वो नहीं, रेगुलर शमन चिकित्सा में जैसे हम लोग 1 टीस्पून देते हैं, तो आप लोग क्या, व्हाट इज आइडियल जो एक हेल्दी उसको खाना चाहिए, कितना घी पर डे आपके हिसाब से लेना चाहिए? हमारे सर बताते हैं कि एक नैवेद्य का कटोरी होता है, मतलब 50 ml तक घी तो चाहिए ही चाहिए दिन भर में, 24 घंटे में 50 ml मिनिमम घी अगर रहे ना तो कोई बीमारी ही ना हो, डॉक्टर पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अग्नि भी अच्छा रहना चाहिए। सर हालांकि घी तो हम हर एक पेशेंट को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब स्थूल है तो उसको 50 ml देंगे और उसका एस्टिमुलेशन नहीं होगा तो थोड़ा फैट डिपॉजिट होने का तो चांसेस इसलिए रहेगा दीपन ना, पाचन करा के फिर देना चाहिए। साथ में दें। अच्छा ठीक है, और साथ में कुछ दक्षिणामूर्ति फिजिकल या एक्सरसाइज वगैरह भी बताएं। जी। और लोग कुछ बताइए, आप लोग का क्या मत है, घी कितना देना चाहिए डेली? सर घी का अकॉर्डिंग अग्नि होना चाहिए। अगर किसी का घी अग्नि अच्छा है तो जितना मर्जी की खाए। मेरी एवरेज सर डेली की 100 ml से ज्यादा है खाने की। जी मतलब हाँ सर, मैं तो ये यही अग्नि पे डिपेंड करता है। मैं अग्नि यही पे बोलता हूँ, अगर अग्नि अच्छा हो तो घी खाओ, अगर अग्नि कम होता जा रहा है तो घी बंद कर दो। अग्नि को प्रज्वलित करके और घी ज्यादा दीपन पाचन से करो या जो मर्जी करो, फिर उसको घी का सेवन कराए। अगर मंद अग्नि है तो घी का सेवन कराए तो खराब होता है पेशेंट। सर मैम बटर भी अग्नि ले बात भी सकते हैं ना, करती हूँ। बटर ले सकते हैं उसमें। ये कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये गर्म लग रहा है या थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड है, तो ताजा मक्खन खाया जा सकता है। उसको अपने कफ पित्त और वात के अकॉर्डिंग में करके, दिमागी पित्तज है तो मक्खन में मिश्री मिला करके लिया जा सकता है। ये तो हमारे उसमें चलते ही है परंपराओं में, मक्खन और मिश्री सर खाने की। मेरा मैम जैसे कहते हैं पंचकोल चूर्ण के साथ घृत का सेवन कराएं, तो वो भी एक अच्छा हुआ कि हमारा जो भी डाइजेशन है वो प्रॉपर होता चलेगा और घृत भी जो है एसिमिलेट हो जाएगा बॉडी में। मैम जैसे अभी समर्स हैं तो समर्स में पंचकोल चूर्ण आप कितना आप देते हैं क्या, मतलब क्योंकि मेरे को लगता है थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो जाता है, तो फिर क्यों, हम लोग एक यूजुअली चुटकी देने में क्या अष्टचूर्ण। है, एक चुटकी, हाँ ज्यादा नहीं। हाँ दाढ़ी मास्टर डाल लेना उसमें। हाँ, हम अभी अष्टचूर्ण पति या कर डालो। हिंगवाष्टक यूज हाँ करते हैं अभी ज्यादातर। अभी पति कर लो, दाढ़ी मास्टर लो, जरूरी पंचकोल थोड़े लेने। हाँ दाढ़ी मास्टक एक ऑप्शन हुआ। अच्छा त्रिकटु हो गया मैम, हिंगवाष्टक हो गया, दाढ़ी मास्टक हो गया, ये सारी चीजें और उसके अकॉर्डिंग जो भी है थोड़ा सा मात्रा में, मात्रा कम कर देंगे यदि ज्यादा दिक्कत है तो। जी 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 जी। आकांक्षा मैम आप क्या कहते हैं? हिंगवाष्टक का तो अनुपान ही घृत है, तो इस हिंगवाष्टक हम देते हैं तो उसका हाँ जी हाँ अनुपान। जी, हाँ उसको तो हाँ जी हाँ जी, और वो सग्रास ही देते हैं यूजुअली। हाँ जी, है ना। हाँ समान समान वायु के काल में हम्म। उसी तरह से देते हैं। जी मैम। मैम सॉरी मैंने Thank you. आपका क्वेश्चन नहीं सुना। आकांक्षा मैम मैं ये पूछी थी कि कितनी क्वांटिटी में घी पर डे लेना चाहिए एक हेल्दी इंडिविजुअल को? मैम ये मुझे लगता है कि हम लोग ने जैसे पढ़ा है अपने अभी पंचकर्म हम लोग ने पढ़ा था, इसमें देखिए हम लोग ने हमेशा देखा है कि हर व्याधि में वातज में अलग है उसका, पित्तज में अलग है, कफज में अलग है। तो इसलिए हमको पेशेंट की प्रकृति के अकॉर्डिंगली ये डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए कि अगर वातज प्रकृति हमको लग रही है, रुक्षता अधिक है, तो अगर हम उसको 100 ml तक भी दे देंगे तो हमको कोई इसमें हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कफज प्रकृति आपको लग रही है तो उसमें हो सकता है 15 ml से ही काम चल जाए। तो जैसे हम लोग जैसे स्नेह के सिद्धि लक्षण जैसे हम थोड़ा बहुत देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का डाइजेस्ट वो घी कितना कर ले रहा है इस पे थोड़ा हुआ ध्यान रखते हुए, और उसमें स्निग्धता मिल रही है कि नहीं, और उतना घी देने के बाद दूसरे दिन उसको भूख कैसी लगी, है ना। तो ये मुझे लगता है ये थोड़ा सा हमको पर्सनल थोड़ा सा देख के फिर हम प्रमाण उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, और थोड़ा प्रकृति देखते हुए। वातज में हम ज्यादा दे देंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कफज में हमको कमी रखना चाहिए थोड़ा, ऐसा मुझे लगता है मैम। जी जी जी, ये अच्छा क्राइटेरिया, ये भी अच्छा क्राइटेरिया। हाँ बेटा एक थैंक मिनट। यू मैम। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, आप कुछ हाँ जी, बताइए सर। हाँ सर। नमस्कार जी, सबको प्रणाम। जी मेरी एज 71 है, मुझे IBSP था, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था, वातरक्त भी था। आपका आम पाचन वट्टी मैंने मंगवाई थी, वो मैंने खाई। उसके बाद अब भी मैं लवण भास्कर में 2 चम्मच घी डाल के 1 चम्मच लवण हिंगवाष्टक और 2 चम्मच उसमें घी डाल के सुबह शाम लेता हूँ।
अब मेरा पेट बिल्कुल ठीक है, IBS भी ठीक हो गया। जो मैंने कुटज घनवट्टी भी खाता रहता था और भी दवाइयाँ खाता रहता था, तो मेरी IBS ठीक नहीं हुआ था। और यूरिक एसिड के लिए भी मैं फेबुस्टेट भी लेता रहता था। बड़ी देर ली, और फिर मैंने अमृता गुग्गुल, किशोर गुग्गुल और गोक्षुर आदि गुग्गुल वो 5-6 महीने तक ली, तो मेरा वात रक्त भी ठीक है। तो अपना खाना पीना ही ठीक करना चाहिए। इस एज में भी मैं पूरा एग्जॉस्ट नहीं होता हूँ, पूरा अपना काम करता हूँ। तो घी वगैरह लेना चाहिए, मालिश भी करता हूँ, समय निकालता हूँ कोई एक दिन छोड़ के तो मालिश जरूर हो जाए मेरी शरीर की। तो घी और मालिश करनी चाहिए, और मेन खाना अपना ठीक करें, तभी ठीक रह सकते हैं। और दिल्ली में रहता हूँ तो गाय पाल तो सकते नहीं यहाँ, तो मैं ऑनलाइन ही गिर के जंगलों की गाय का घी, वो 1300 रुपये का 1000 ml आता है, वो मंगवाता हूँ। वही घी यूज कर रहा हूँ 2-3 महीने से। सूरत से आता है। तो अब मेरा पेट भी बिल्कुल ठीक है। सुबह 4:10 पे उठ जाता हूँ, पानी पीता हूँ और उसी टाइम मैं सर, मोशन। आप पाचक गोटी कितना कितना लेते थे जो मैंने भेजा था? मैंने 5 गोली ली थी, हफ्ता भर ली थी, सुबह शाम। तो अग्नि अच्छा हो गया आपका? हाँ, अग्नि अच्छा है। और अब मैं हिंगवाष्टक चूर्ण और उसमें 2 चम्मच घी डाल के सुबह शाम ले लेता हूँ खाने के साथ ही। जी सर, आप आराम से 100 साल तो जिएंगे, सेंचुरी तो मारेंगे आप। मेरे पिताजी थे, वो 94 की एज में उनकी डेथ हुई 2000 में। तो उनको ये हो गया था, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया था, पेट दर्द हुआ। पहले हमने घर में ही दवाई दी, क्योंकि मिसेज मेरी भी MBBS हैं, तो उनको आराम नहीं हुआ। इवन इंजेक्शन का भी उनको कोई असर नहीं हुआ, दर्द से वैसे ही परेशान रहे। फिर हमने नर्सिंग होम में एडमिट कराया और CT स्कैन हुआ, तब पता चला कि इनको तो ब्लॉकेज है। तो फिर हम गंगाराम हॉस्पिटल उनको ले गए थे, तो वहाँ उन्होंने कहा कि ऑपरेट होंगे। तो मैं कहा ऑपरेट के लिए ही लाए हैं यहाँ। तो उस टाइम आपकी बस्ती का हमें ज्ञान होता तो शायद अभी जो एक लेडी को बस्ती दी है दशमूल कुआत की, तो उससे वो ठीक हो जाते। जी डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपकी वो पेशेंट कैसी हैं जिनको आपने बस्ती दिया था? डॉक्टर मुकेश जी। हेलो। हाँ जी, हाँ अवंती। सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। कैसी हैं पेशेंट? अभी ठीक है क्या? आपने बस्ती दिया तो उनको जिंदगी दे दी आपने? हाँ सर, कल शाम को ठीक थी, कल रात को फोन आया था, उसके बाद मॉर्निंग में अभी बात नहीं हुई। अभी 7:15-8 बजे बात होगी। इसमें 2 तब सर डॉक्टर बहुत ज्यादा योगदान है। सतीश कुमार जी भी बहुत अच्छा से उनको काउंसलिंग कर रहे हैं। जी सर, वो नारनौल में है सर, वो अब आएंगे जब बात करेंगे सर, दिन में मिलेंगे सर। वो आप दोनों की वजह से वो उनका अच्छा हो गया। मैं सर साहू सर ने बहुत हेल्प की सर उनकी, वहाँ जयपुर भी बहुत हेल्प की सर। हाँ, बता रहे थे जी। थैंक्स डॉक्टर साहू जी। बाकी थैंक्स सारी टीम का सर, आपका धन्यवाद सर। वही तो सर बता रहे हैं, वही सर बता रहे हैं कि बस्ती दिए रहते तो इनके पिताजी को भी वो सब ठीक हो जाता। जी जी सर। सर ओल्ड एज में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का यही कारण है। अब भी हम दूध लेते हैं रात को आधा गिलास। अब हमने खाना 2 टाइम कर दिया हुआ है। लास्ट ईयर हमें अप्रैल में दोनों को, मिसिस को भी और मुझे भी कोरोना हो गया था, तो 1 महीना घर में ही रहे। अप्रैल में हुआ था, 14 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, उसी दिन से शुरू हुआ फीवर। तो ये तब से आपका लेक्चर ये सुनने शुरू किए, तो हमने वही लंघन किया। अब हमने खाना 2 टाइम कर दिया हुआ है। सुबह खाते हैं मोस्टली हम दलिया खिचड़ी, उसमें सब्जियां भी डाल लेते हैं, कभी रोटी खा लेते हैं, और उसमें घी भी 1-2 चम्मच डाल लेते हैं। और दोपहर को जब क्लिनिक से आते हैं, हम 11 से 1:30 बजे तक ही क्लिनिक जाते हैं। नई दिल्ली स्टेशन के पास ही क्लिनिक है हमारा, 43 ईयर्स से। सर किस टाइप के पेशेंट आप ज्यादा देखते हैं? देखो मिसेज MBBS है, तो उनके पास लेडीज पेशेंट मोस्टली आती हैं, गायनी की।
तो वो भी इव केयर वगैरह देती हैं, तो उससे उनको आराम रहता। तो बाकी तो जो वो ठीक समझती हैं वही देती हैं, वैसे जनरल प्रैक्टिस ही करते हैं। और दोपहर को हम आते हैं तो उसमें टाइम हम सलाद फल खा लेते हैं प्लेट भर के, और शाम को 5 से 6 के बीच में रात का खाना 2 चपाती दाल सब्जी खा लेते हैं, और रात को 8:30 बजे दूध ले लेते हैं। मैं तो आधा गिलास ही लेता हूँ क्योंकि IBS भी था, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ी शुंठी डाल लेता हूँ। दूध गर्म करते हैं तो उसमें शतावर और अश्वगंधा भी डाल लेते हैं और हल्दी भी डाल लेते हैं, और उसके बाद 2 चम्मच घी डाल लेते हैं उसमें। सर ये आपने इतने साल प्रैक्टिस करते हो गया, किसी विशेष व्याधि के ऊपर कोई आपका पुराना अनुभव जो आपने कोई स्पेशल कोई व्याधि और उसमें कोई अपने तरीके से कोई अलग से किया हो कुछ? देखो, मैंने पीछे भी बताया था 4-5 दिन पहले कि एलोपेशिया टाटा, जो बीच बीच में बाल उड़ जाते हैं, तो उसके लिए मैं 78 में जामनगर से आया था MD करके। तो मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब मेरे से 4 साल बड़े हैं, उनके सिर में 2 बड़े जो ये कॉइन होता है 1 रुपए का, पहले बड़े बड़े साइज के होते थे ना, उस साइज के 2 उनके पैच थे एलोपेशिया के। तो वो 6 महीने से होम्योपैथी दवाई ले रहे थे और 2 बाल हो गए थे, वो भी सफेद। अब पड़ा हुआ तो था, कहीं एक्सपीरियंस में किया नहीं था, तो मैं खारी बोली गया और वहां से उनसे डिमांड की कि हस्ती दंत मस्सी दे दो और सौंठ दे दो, और तो वो कहने लगे हस्ती दंत तो चूरा मिलेगा नहीं आपको, वो तो बैन है, तो हम आपको अस्थियों का चूरा देते हैं और वो भी पूरा काम करेगा। तो मैंने कहा दे दीजिए, तो मैंने वही अस्थि चूर्ण वहां से ले लिया। वो जानवरों की सींगों का ही चूर्ण था और क्रिस्टल रूप में ही था, थोड़े से चावल साइज के थे। वो मैं घर लाया। अब पहाड़गंज ही रहते थे ब्रदर, उनके पास ही रह रहा था। तो फिर मैंने छत पे स्टोव जला के लोहे की कढ़ाई में डाल के उसको ढक के मंद आंच में उसको गर्म किया और उसकी मस्सी बनाई। जब काला काला वो हो गया सारा, तो उसमें थोड़ा सा लेके उनको जितना लगाना था पीस के। अब अजा दुग्ध भी दिल्ली में मिलना मुश्किल था, तो जो घर में दिल्ली मिल्क स्कीम का दूध आता था वही लेके रसौंत उसमें भिगो के, क्योंकि रसौंत में कंचर रहते हैं, कंकर रहते हैं, तो उसको फिल्टर करके फिर पेस्ट बनाया, उनके सिर पे लगाया। और वो 2-3 दिन लगाया तो मुझे कुछ लगा कि कुछ रिस्पॉन्स तो हो नहीं रहा, और जबकि इसकी उपमा तो लिखी हुई है कि हाथों पे भी बाल उग जाएंगे। फिर मैंने सोच के ब्लेड से, उनके सर्जिकल ब्लेड से कट लगाए, प्रच्छन्न किया, और कट लगाने के बाद पेस्ट लगाया सुबह शाम, और 3 दिन बाद उनके सारे बाल उगाए हल्के हल्के। फिर मैं उसको प्रच्छन्न तो नहीं किया ब्लेड से, उसको शेव कर देता था ताकि वो बाल भी घने होते जाएं, जो रोम हल्के हल्के से हैं वो घने होते जाएं। तो 10 दिन में उनके पूरे बाल आ गए। उसके बाद मैंने कई पेशेंट्स के, किसी की मूंछादी उड़ गई हुई थी, किसी की दाढ़ी के बाल उड़ गए हुए थे, तो कईयों के इसी से किया, सब पे आराम हुआ। पर जो स्नाइल होता है, जो हेरिडिटी बाल उड़ते हैं, गंजापन होता है, उसमें नहीं कोई फायदा मिला। ये मेरा शुरू का एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया सर आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम। मैं तो लास्ट ईयर से ये रेगुलर सुबह शाम सुन रहा हूँ। सर आपने रसौत में उसको मिक्स करके लगाया ना? दूध में दूध डाल के उसको घोल लिया ना, उसमें पत्थर वत्थर भी होते हैं, तो उसको फिल्टर कर लिया जी, तो जो उसमें मशी बना के फिर पेस्ट करके लगाया। मच्छी को पीस के उसी का पेस्ट बना लिया। तो पेशेंट को मैं दे भी देता था, अब तो मैंने ये करना बंद कर दिया। जी सर। सर और ये तो युक्ति आपने बहुत अच्छी लगाई थी कि प्रच्छान करने के बाद उसमें देखिए तुरंत रिजल्ट मिल गया, क्योंकि उसका हाँ, एब्जॉर्प्शन एकदम बढ़ गया और तुरंत एकदम आपको बढ़ रिजल्ट गया, मिल और गया उससे। उसी से रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे लगाते रहे तो रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो आप लोग करिए। वो जो अस्थि दंत चूर्ण तो लेना भी मना है, बैन है, तो हड्डियों का चूरा जो मिलता है और वो सस्ता भी मिल गया जी सर। तो सर बड़े। बिल्कुल हम लोग करेंगे और आपको रिस्पॉन्स बताएंगे जिससे भी। और मैं पेशेंट को 2 दिन की दे देता था, जो फिर पेशेंट आते थे उसको दे देता था कि ये सूख जाए तो इसमें दूध थोड़ा सा मिला के लगा लिया करना सिर पे, और 2 दिन बाद फिर मेरे पास आना, फिर मैं उसको शेव कर देता था ताकि वो सर बाल जल्दी जाए। रसांजन का कोई आपने मतलब रसांजन यूज का कोई खास कारण? नहीं, ये पड़ा हुआ है ना, ग्रंथों में है ना, हस्तिदंत अच्छा मत्सी, रसांजन है। रसांजन और अजातुक, ये ओके तीनों का सर। पेस्ट बना के लगाया जाए तो हाथों पे भी बाल आ जाते हैं, हथेली पे भी आ जाते हैं बाल। ऐसी जी उपमा सर। उसकी लिखी हुई है। सर प्रख्यान करने के इमीडिएटली वो लगाया हाँ या हाँ वो अभी। वो अब जो मैं क्या देता था लोगों को कि टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लो भाई, क्योंकि थोड़े वुंड हो रहे हैं, तो इसलिए अपनी सेफ साइड रखें। टेटनस टॉर्च लगवा देता कितनी था। देर तक रखते थे सर अप्लाई हाँ करने जी, के? अप्लाई करने के बाद कितनी देर तक रखते थे? वो लगा रहे सिर में, काले बालों के साथ लगा रहेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, गंज नजर नहीं आएगा। जब सूख जाए अपने आप तो कोई बात नहीं, सुबह शाम लगवाता था। ओके, थैंक यू। पाठक सर। हाँ हाँ जी। जी, सर अपने यहाँ मिलता है क्या? हर चीज तो हमको नहीं मिलता इधर। क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा? महाराष्ट्र में मिलता है क्या क्या आप क्या अस्थि बोल? चूर्ण? अभी सर मैं पूछ के अस्थि चूर्ण बोले ना सर अभी? मैं पूछ के बताऊंगा। ओके ठीक है, तो हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं।